Hey everyone, welcome to my channel Discover Study with your political science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों आप सभी को पता है और अगर जिसको नहीं पता फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहा है तो आप सभी को मैं बता देती हूँ कि मैंने ये पॉलिटिकल साइंस का फ्री सीरीज लॉन्च करा है। मकसद ये है कि पूरा जो कोर्स होता है आपका यूजीसी नेट का, अगर मैं पूरा रेफरेंस दूं तो वो पूरा मैं आपको कराऊं एंड ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है बिकॉज ये सब यूट्यूब में ही मैं कराने वाली हूँ। ऑलरेडी इस सीरीज में मैं 13 लेक्चर्स ले चुकी हूँ। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 14। पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत के जितने भी कंसेप्ट अवधारणा है वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लीजिए कि जो ये लेक्चर है ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है और हिंदी का मतलब है प्रॉपर जो हिंदी मीडियम वाला होता है वो सारा लैंग्वेज, ठीक है। ये इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ बिकॉज मुझे पता है हिंदी मीडियम वालों को उनका जो कंटेंट है, जो स्टैंडर्ड बुक है काफ़ी सारी, वो हिंदी में नहीं मिल पाती। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनको भी इक्वल सब कुछ जो मटेरियल है वो प्रोवाइड हो। एंड लेकिन इसकी जो पीपीटी है वो आपको कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी डिस्कवर स्टडी के ऐप पे, ठीक है ना। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज ये जो आपकी सीरीज है मैं डेली 8:30 PM पे लेक्चर लाइव करती हूँ एंड मैं कमेंट्स पे लाइव भी आती हूँ। तो कोशिश किया करो कि लाइव आके लेक्चर देखो बिकॉज वहां पे क्या होता है ना कि सब लोग लाइव हैं, डिस्कशन हो रहा है तो एक अलग अंडरस्टैंडिंग बनती है, ठीक है। कोशिश करना कि लाइव देखो एंड लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। लाइक, कमेंट्स, ठीक है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, यही इकलौती फीस है जो मुझे चाहिए। आज का जो मैं आपके साथ कंसेप्ट वाला पार्ट हो गया, आज मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी आइडियोलॉजी वाला पार्ट, क्योंकि अब आपको पता है पॉलिटिकल थ्योरी में जो सेकंड पार्ट आता है वो होता है आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए कि आपके हिसाब से विचारधारा क्या होती है। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो विचारधारा है ये किसने इंट्रोड्यूस किया, यानी कि बोलते हैं ना हर एक किसी चीज के जनक यानी कि फादर के बारे में पूछते हैं कि यार कौन है, कौन लेके आया इस कॉन्सेप्ट को, किसने शब्द की संरचना की या फिर गढ़ा। तो मुझे सबसे पहला क्वेश्चन ये बताइए कि किसने ये शब्द को गढ़ा है। दूसरा क्वेश्चन मुझे बताइए कि कौन से साल में गढ़ा है। और तीसरा आप मुझे बताइए कि यार आइडियोलॉजी की पहचान कैसे होती है, क्योंकि अभी तक आप सबने कभी ना कभी आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा पढ़ी ही होगी, डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली। या कहीं किसी को बोलते हुए सुना होगा कि यार इसकी तो आइडियोलॉजी ही है, थोड़ी नेगेटिव है या पॉजिटिव है या फिर लेफ्टिस्ट है, राइटिस्ट है, थोड़ा आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इसका थोड़ा डिफरेंट है, ऐसा सोच आपने पक्का सुना होगा। तो इन जनरल, ठीक है, सामान्य शब्दों में अगर मैं आपसे पूछूं तो आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा होती क्या है। मैं आपको फटाफट से इसका बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप इस व्यक्ति को देखिए। ये जो व्यक्ति है थोड़े आपको लग रहे होंगे कि काफी पुराने हैं, तो ये बताइए मुझे क्या है। थोड़ी देर यही जो है ये है जनक है आपके आइडियोलॉजी के। जब तक आप सोचिए, इस लेक्चर में मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि किसने इंट्रोड्यूस की थी। इनका जो सरनेम है वो ट्रेसी है। तो अब मुझे हिंट दे दिया है, मुझे एग्जैक्ट पूरा नाम बताइए। पूरा चांस दे रही हूँ मैं आपको कमेंट करने का। जो लोग लाइव नहीं भी देख रहे हैं प्लीज यार पार्टिसिपेट जरूर किया करो, क्योंकि एक फील आती है कि यार हम भी यहाँ का इस जो क्लास है इसका एक हिस्सा है। हालांकि जो क्लास है वो ऑनलाइन उसमें हो रही है, मीडियम माध्यम से हो रही है, बट हमें पूरा ऐसा लगना चाहिए कि जो एजुकेशन है वो हम आमने सामने बैठ के ले रहे हैं, ठीक है ना। कि कोई आपका डाउट है तो मुझसे पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगी इस तरीके से। आइडियोलॉजी का अगर मैं बताऊं, ठीक है, ये पिक्चर मैं लगाए रखती हूँ ताकि आपके जहन में ये पिक्चर बस जाए। ये दो शब्दों से बना है, ठीक है। जब तक आप इसके फाउंडर का मुझे आंसर देते रहिए, मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। दो शब्द है आइडियो एंड लॉजी, ठीक है। लॉजी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, लॉजी। बायोलॉजी, ठीक है ना, साइकोलॉजी, ठीक है। आपका इस तरीके से हम बोलते हैं कि लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, यानी कि किसी चीज का स्टडी करना या फिर आप किसी चीज को पढ़ना, ठीक है ना, किसी चीज का अध्ययन करना, दैट इज लॉजी। आइडियो, अगर मैं ओ हटा के ए लगा दूं तो दैट मीन्स आइडिया। आइडिया का मतलब क्या होगा, विचार। बेसिकली आइडियोलॉजी के दो शब्द क्या है, आइडियो यानी कि विचार यानी कि आइडिया, लॉजी यानी कि स्टडी। तो दिस इज स्टडी ऑफ आइडियाज, यानी कि आइडिया की स्टडी है। अब आप बोलोगे कि यार आइडिया तो हर किसी को अपना पर्सनल आता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरे पास एक आइडिया है, चलो इस तरीके से काम कर लेते हैं, ऐसा कुछ आपका सबका पर्सनल आइडिया होता है। तो ये आइडियोलॉजी इतना व्यवस्थित किस तरीके से बन गया, ठीक है, इतनी व्यवस्थित क्यों है, ठीक है। जैसे अगर मैंने लिबरलिज्म बोला, कंजर्वेटिज्म बोला, मार्क्सिज्म बोला, तो हम सब झट से कैसे पहचान जाते हैं कि अच्छा इसी चीज के बारे में बात हो रही है।
अ, अब एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो आइडियोलॉजी है उसकी पहचान कैसे होती है। अगर जैसे पावर आ गया, डेमोक्रेसी आ गया, जस्टिस आ गया, ये सारे कंसेप्ट आए और मेरे सामने आएगा लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म, तो मैं इनमें से आइडियोलॉजी और कंसेप्ट को अलग कैसे करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि कंसेप्ट क्या है, वैल्यू क्या है, फैक्ट क्या है, ये बताया था ना, एक एक चीज को मैंने डिफाइन किया था। तो एक और क्वेश्चन है अभी कि कंसेप्ट और आइडियोलॉजी डिफरेंट कैसे है। मैंने आपको क्या बताया था, कंसेप्ट की सिस्टमैटिक आपका पूरा सब कुछ आइडिया, मतलब सिस्टमैटिक पूरा आपका प्रोसेस है किसी भी चीज को, किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी चीज के बारे में, यानी कि कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया किसी भी चीज के बारे में, दैट इज आपका कंसेप्ट। कि जैसे अगर मैंने बोला कि रिमोट, तो आपके दिमाग में आ गया कि इस तरीके से कोई रिमोट दिखता होगा, हालांकि हर एक रिमोट की शेप, उसका साइज, ठीक है, उसका ब्रांड अलग अलग है, लेकिन आपको रिमोट बोलते ही एक आइडिया मिल गया कि अच्छा इस चीज के बारे में बात हो रही है। उसी तरीके से ये अलग कैसे कंसेप्ट से कंसेप्ट होता है किसी भी चीज के बारे में, जनरल एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। आइडियोलॉजी क्या है, अपने आप में एक सिस्टम है, ठीक है, जो क्या बताएगा, जो आपको बताता है कि कौन से एक सर्टेन प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, यानी कि कौन से प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत की बात हो रही है। ये भी हो सकता है कि वो सिद्धांत आप लोगों के लिए सही हो, सिर्फ उसके फॉलोवर्स के लिए सही हो, बट जरूरी नहीं है कि वो जनरल पब्लिक के लिए सही हो या फिर जनरल पब्लिक उसको फॉलो करे, यानी कि एक चॉइस होती है। अब अगर मैंने जनरल पब्लिक को बोला ये रिमोट है, तो हर कोई ये मानेगा कि ये रिमोट है। क्यों मानेगा, क्योंकि सब लोगों का एक जनरल, सबका एक कंसेप्ट आया है कि रिमोट इस तरीके के उसको रिमोट बोलते हैं। लेकिन जरूरी नहीं हो सकता कि एक आइडियोलॉजी को सब हाँ बोले और ये माने कि अच्छा यही आइडियोलॉजी सेम है, ठीक है। एक फोन अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो सब लोग फोन का बात कर लेते हैं, इस तरीके से अलग अलग चीजें हैं। सो बेसिकली अगर मैं आइडियोलॉजी की, अगर मैं और थोड़ा डिटेल में बात करूं तो आइडियोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। एक यही पिक्चर में देख लीजिए, एक है उसका साइंटिफिक पार्ट और एक है आर्ट। अब मुझे बताइए कि यार आइडियोलॉजी विचारधारा जिसकी पहचान होती है इज्म से, यानी कि ISM, किसी भी चीज के पीछे ISM लगता है तो हम पहचान लेते हैं कि ये क्या है, विचारधारा है। यानी कि क्या हुआ कि जैसे कि आप लोगों ने बोला कि मैंने आपसे पूछा कि यार हम ना कौन से तरीके से पढ़े, टाइप 1 से पढ़े कि टाइप 2 से पढ़े। अब आपको समझ ही नहीं आया कि टाइप 1 और टाइप 2 कौन सा फॉर्मेट है पढ़ाई का। आपने मुझसे पूछा कि टाइप 1 क्या है, तो मैंने बोला यार टाइप 1 होगा जिसमें हम सब लेक्चर फ्री में पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आप लोग एक दूसरे का टेस्ट लोगे। आपने बोला टाइप 2 क्या है, टाइप 2 मैंने आपको बोला कि यार ठीक है एक पेड क्लास में रख लेती हूँ, ठीक है, उसमें मैं आपका टेस्ट लूंगी एंड MCQ होगा, ठीक है। टाइप 2 है कि MCQ तरीके से पढ़ेंगे। अब आपने बोला कि अच्छा अभी आपको पता नहीं था कि टाइप 1 और टाइप 2 क्या है, इसलिए आप चूज ही नहीं कर पा रहे थे, राइट। लेकिन मैंने जैसे जैसे सर्टेन प्रिंसिपल्स बताए कि टाइप 1 में ये होगा, इतना टाइम मिलेगा, इतने लेक्चर्स होंगे और इस तरीके से पढ़ना है। टाइप 2 में मैंने बोला कि अच्छा इतने MCQ होंगे, इस तरीके से पढ़ना है, एनालिसिस करना है और MCQ से कंसेप्ट पढ़ना है। तो ये दोनों एकदम अपोजिट आपका तरीके हैं पढ़ने के। अब जैसे ही मैंने प्रिंसिपल्स बताए तो आप सब में से कुछ लोग थे जिन्होंने टाइप A को चुना, कुछ लोग थे जिन्होंने टाइप B को चुना। सो मैं ये कह सकती हूँ कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि मैं हर एक पर्सन से अलग अलग, समझ लो अगर आप 50 लोग हैं तो 50 में से मैं सबसे अलग अलग पूछती कि कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो मेरे पास 50 अलग अलग मेथड हो जाते, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सिमिलर तो सोचते ही नहीं होंगे। सो डेफिनेटली मैंने क्या किया, मैंने इतने सारे अलग अलग कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दो मेथड बता दिए कि अच्छा ये दो तरीके हैं, इसमें से मुझे बताइए कि आप ये वाला तरीका फॉलो करना चाहते हैं या आप ये वाला तरीका फॉलो करना चाहते हैं। सो सिमिलरली आइडियोलॉजी क्या बताती है, आइडियोलॉजी बेसिकली क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को ग्रुप कर देती है डिफरेंट डिफरेंट आपके पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य के हिसाब से कि आप उस पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। जैसे कि लिबरलिज्म, अगर मैं उदारवादी की बात करूं तो वो बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल है उसको सबसे ज्यादा फ्रीडम मिलनी चाहिए, स्टेट का इंटरफेरेंस कम होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं सोशलिज्म की बात करूं, समाजवाद की बात करूं, एकदम वो उल्टा बोलते हैं कि जो लोग हैं इंडिविजुअल, उनको फ्रीडम उतनी मिलनी चाहिए इक्वल रूप में, यानी कि वो इक्वालिटी को ज्यादा फेवर करते हैं और वो मानते हैं कि स्टेट के उपास थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। तो मैंने हर एक बंदे से पूछने की वजह कि आप कौन सी विचारधारा, मतलब कि क्या आपको कैसा लगता है कि कैसा सिस्टम होना चाहिए, मैंने अलग अलग क्या बना दी, विचारधारा बना दी कि ये धारा बना दी है कि अगर आप इस विचारधारा को फॉलो करते हो तो इसके ये सर्टेन रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। एंड जैसे ही मैंने आपको नाम बताया विचारधारा का, वैसे ही झट से आपके दिमाग में आ गया
कि यार ये तो स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत है, ये पहले से ही निर्धारित है कि अगर ये वाला विचारधारा होगी तो ये चीजें फॉलो करेंगे, और अगर ये वाली विचारधारा होगी तो ये हम चीजें फॉलो करेंगे। ये पहले से ही निर्धारित है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली उसको फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये थोड़ा सिस्टम थोड़ा सिंपलीफाइड हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं आइडियोलॉजी को, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही समझा था, जैसे कि हमने अलग अलग लोगों से पूछने की बजाय मैंने टाइप 1 टाइप 2 बता दिया टेस्ट है, एंड आप लोगों ने उसे चूज कर लिया। अब जरूरी नहीं है, ठीक है, अब इसमें दोबारा देखते हैं, जरूरी नहीं है कि उस एग्जाम की प्रिपरेशन करने का सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 तरीका ही सही हो, मे बी तीसरा तरीका भी सही हो सकता है, मे बी चौथा तरीका भी सही हो सकता है, अनगिनत तरीके सही हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि मेरे को टेस्ट देना जरूरी नहीं है कि भाई ए और बी ही तरीका सही है। दुनिया में लाखों तरीकों में से तैयारी करने के सिर्फ ए और बी ही तरीका सही है, मुझे इस चीज का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। मैं क्या दिखाऊंगी कि यार ये तरीका क्यों बेस्ट है, क्योंकि इस तरीके को मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरीके को मेरे इतने सारे स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि आइडियोलॉजी में ये जरूरी नहीं होता कि वो जो विचारधारा है वो सच है या झूठ है आइडियोलॉजी में, लेकिन ये जरूरी होता है कि जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं स्वेच्छा से, उनका ट्रस्ट है, उनका विश्वास है और उनका बिलीफ है, मान्यता है कि ये सही तरीका है कोई एक पर्टिकुलर चीज को करने का, ठीक है ना। अब मैं आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ाती हूँ, पहले ये वाला स्लाइड पढ़ा लेती हूँ, फिर वापस जाएंगे हम साइंस और आर्ट वाले क्वेश्चन पे। इन द रेलम ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, अगर मैं राजनीतिक सिद्धांत की बात करूं तो जो आइडियोलॉजी है वो बेसिकली दो कंटेक्स्ट में हम उसको पढ़ते हैं। पहला हम सोचते हैं कि आइडियोलॉजी, क्योंकि आइडिया प्लस लॉजी, तो इसका मतलब पहला कंटेक्स्ट क्या हुआ कि स्टडी ऑफ आइडिया है, कि एक सेट ऑफ आइडियाज है। सेट ही तो है, लिबरलिज्म के अंदर हमने 3-4 प्रिंसिपल्स रखे हैं, वो 3-4 प्रिंसिपल्स क्या है, अलग अलग आइडियाज, उनको हमने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया, बंडल कर दिया इकट्ठे। तो ये क्या है, पहला हम आइडियोलॉजी को कैसे पढ़ते हैं, विचारधारा को कैसे पढ़ते हैं, कि एक सेट ऑफ आइडियाज है, ठीक है, जो कि आर एक्सेप्टेड टू बी ट्रू, जो कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर पार्टी या नेशन के हिसाब से माना जाता है कि यार ये सही है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि ये सच है, चाहे वो हो या ना हो, विदाउट फर्दर एग्जामिनेशन। यानी कि विचारधारा क्या है, एक ऐसा समूह है जो लोगों ने एक ऐसा विचारों का समूह है जिसको लोग मानते हैं कि वो सही है और उसके सही होने का उनको प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। उनका जो विश्वास है वही काफी है, एंड वही उस विचारधारा को ऊपर या नीचे लेके जाता है कि कितने उस लोगों का उस पर विश्वास है, ठीक है। कि फर्स्ट वाले में टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती। यार एक तो होता है ना, जैसे अब मैं आप लोगों से पूछूंगी कि यार भगवान है कि नहीं है, बताइए, आपको विश्वास है कि नहीं है, बताओ। तो आप में से अलग अलग लोगों का अलग अलग कॉन्सेप्ट होगा। देखो मेरा तो बहुत विश्वास है, ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूंगी कि यार मेरा बिलीफ है कि भाई भगवान होते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि टेस्ट बताओ ये क्या है क्या नहीं है, तो अगर मैं टेस्ट नहीं भी दे पाई तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं मानना बंद कर दूंगी, मेरा जो बिलीफ है वो मैं मानूंगी, ठीक है। दैट इज क्या है, क्यों, क्योंकि मेरा ये सेट ऑफ आइडियाज है, ठीक है। एक तो होता है कि जिस चीज के बारे में आपका भरोसा होता है आप उसको मानते हो, दूसरा आप कौन सी चीजों को मानते हो जिसका तुम्हें प्रूफ मिल जाए, या आपको प्रूफ मिल जाए कि अच्छा ये होता है, ओ इसका तो प्रूफ है, हाँ। तो दूसरा तरीका क्या है आइडियोलॉजी का, वो है साइंस ऑफ आइडियाज। ये क्या है, आइडियाज का साइंस है। जब भी मैं विचारों का साइंस, विज्ञान की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली ये वो मैथ्स वाला विज्ञान या वो केमिस्ट्री वाला विज्ञान, फिजिक्स वाला विज्ञान नहीं है कि भाई सॉल्ट का H2+O2 हो गया, ठीक है, या फिर अगर आपका 2+2 हो गया, E=mc² हो गया, इस तरीके का विज्ञान नहीं है, क्योंकि ये सोसाइटी यानी कि समाज में विज्ञान है। तो मैंने आपको सेकंड क्लास में ये चीज बताई थी कि साइंस और सोशल साइंस, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान कैसे अलग है। देखिए सामाजिक विज्ञान में एक नया कंपोनेंट होता है, वो क्या होता है, एक नई इकाई, वो होता है ह्यूमन का बिहेवियर, मानव का स्वभाव कैसा है। सो उस स्वभाव के हिसाब से उनका ना थोड़ा थोड़ा साइंस चेंज होता रहता है, बट मोर और लेस एक अगर मैं जनरलाइजेशन करूं, सामान्यीकरण करूं किसी भी चीज का, कि यार अगर इंसान को तुम बहुत अच्छे से ट्रीट करोगे तो वो उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा, ये प्रूवन साइंस है कि नहीं। ये है तो बिहेवियर का, लेकिन कहीं ना कहीं कितना अच्छा आएगा ये मैं काउंट नहीं कर सकती, लेकिन इतना है कि यार अच्छा आएगा।
ठीक है। सो द साइंस ऑफ आइडियाज जो ये बताता है कि किस तरीके से नए नए आइडियाज बने हैं। फॉर एग्जाम्पल लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद के परिणाम स्वरूप आया कैपिटलिज्म विच इज पूंजीवाद। अब पूंजीवाद में आपको पता है कि जो समाज है वो दो वर्गों में बट गया था, हैव और हैव नॉट, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी। वास्तविकता में ज्यादा लोगों को फ्रीडम नहीं मिल पा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसको काउंटर करने के लिए आया सोशलिज्म। तो कहीं ना कहीं सोशलिज्म के आने के पीछे एक कारण है, एक तर्क है, एक साइंस है। दैट इज क्या हो गया, साइंस ऑफ आइडियाज की किस तरीके से नए नए आइडिया आते जा रहे हैं, उसके पीछे भी एक साइंस है। तो आइडियोलॉजी को हम दूसरे तरीके से कैसे पढ़ते हैं, साइंस, जो ये बताते हैं कि किस तरीके से नए नए आइडियाज फॉर्म हुए हैं। ठीक है, किस तरीके से जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, उसको हमने अलग अलग पहलुओं से देखा है। जैसे पहले फ्रीडम अगर मैं बोलती थी, सबको फ्रीडम नहीं मिलता था, स्लेवरी होती थी, दास प्रथा थी, वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे। तो क्या उस समय जस्टिस नहीं होता था? बिल्कुल होता था, लेकिन उस समय का जस्टिस अब के जस्टिस में बहुत फर्क है, क्योंकि धीरे धीरे नए नए आइडियाज आते गए हैं। ठीक है ना। सो हमने जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते गए हैं, हमारी नई नॉलेज आती गई है, नए आइडियाज आते गए हैं, दैट इज साइंस ऑफ आइडियाज। अगेन अगर मैं बात करूं, हम इस पिक्चर में आ जाते हैं। तो आइडियोलॉजी को इसलिए हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक तो साइंस ऑफ आइडियाज की किस तरीके से आइडियाज आए हैं, बने हैं, उनका अस्तित्व ही क्यों आया। ठीक है ना, कि भाई लिबरलिज्म आया ही क्यों, जरूरत क्या थी, रियलिज्म क्यों आया, जरूरत क्या थी। और दूसरा एज एन आर्ट की क्या है ये, कि ये है क्या। एक तो क्वेश्चन जो साइंस है वो किस चीज का आंसर करता है कि क्या चीज क्यों है, और दूसरा आर्ट वाला कि ये चीज क्या है, सेट ऑफ आइडियाज कि इसमें आइडियाज क्या है। तो ये दो चीजों को आप देखते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आइडियोलॉजी को अगर मैं सेट ऑफ आइडियाज की तरह देखूं, तो उसमें हम मानते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप उसको सही मानता है, चाहे उसका टेस्ट हो या ना हो। यानी कि हर एक इंसान, अब आइडियाज को आइडियोलॉजी कौन बनाता है कि किस वे में, किस तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संगठन या फिर जो लोग हैं वो इन आइडियाज को क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, किस तरीके से इन आइडियाज को अपनाते हैं या ठुकराते हैं। क्योंकि एक आइडिया को ठुकरा के दूसरी आइडियोलॉजी पे जाते हैं तो भी है ना। तो ये बताता है कि कैसे आपके आइडियाज हैं समाज में। इन द सेंस आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा किस चीज का मामला है, एक तरीके से आस्था का मामला है, विश्वास का मामला है। इनके लिए जो आइडियोलॉजी है उसका कोई साइंटिफिक वैज्ञानिक आधार नहीं है। जब हम आइडियाज को एज एन आर्ट, एज एन सेट ऑफ आइडियाज पढ़ते हैं तब। अब दूसरी तरीके से अगर मैं बात करूं, ये जो इसको फॉलो करते हैं वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि यार ये जो आइडियाज है इसको मैं प्रूफ करूं, वैलिडिटी लूं, या फिर इसको मैं आगे टेस्ट करने की कोशिश करूं क्योंकि दूसरे ग्रुप्स क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि अगर तुम कितना भी क्वेश्चन कर लो, अगर मेरा विश्वास भगवान में है तो मैं उस चीज को जो तुम भी बोलोगे मैं उसको नहीं मानूंगी, यानी कि इनएविटेबल है। आइडियाज इसका मतलब क्या है, आइडियाज अगर इतने मैं ढीठ हूं कि मैं अपने आइडिया पे स्ट्रिक्ट रहूंगी, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप यानी कि संबंध को जन्म देते हैं। कैसे संबंध को, लव एंड हेट, कि भाई तुम अगर दूसरी मेरे विरुद्ध वाली आइडियोलॉजी विचारधारा के हो तो ऑब्वियसली मुझे लगेगा कि यार ये इसको क्यों फॉलो कर रहा है, ये इंसान ही बेकार होगा, ऐसे लगता है ना। तो कहीं ना कहीं विच इज नॉट साइंटिफिक, ये क्या है, इसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर वाला एलिमेंट ज्यादा है, मानव व्यवहार वाला एलिमेंट थोड़ा ज्यादा है। आइडियोलॉजी हमेशा ऐसा नहीं है कभी भी कि आइडियोलॉजी आई और उसने कुछ नहीं किया, उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, प्रभाव पड़ता है पूरे पॉलिटिकल रेल्म में, पूरी दुनिया में। क्योंकि देखो जैसे जैसे नई नई आइडियोलॉजी विचारधारा आती रहती है वैसे वैसे नए एक्शन होते रहते हैं, यानी कि क्या है, ये क्रिया उन्मुख है। यानी कि अगर लिबरलिज्म आएगा तो एक सर्टेन तरीके से डिसीजन लिए जाएंगे, एक सर्टेन तरीके से लोग बिहेव करेंगे, एक सर्टेन तरीके से आपका सिस्टम आएगा, स्ट्रक्चर आएगा, और लोगों की जो प्रोसेस है, प्रणाली है कि किस तरीके से काम होना है, मेथड होना है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ का जो आधार है कि क्या होगी, तो वो डिपेंड करेगा कि कैसी आइडियोलॉजी आप फॉलो करते हो। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आइडियाज कहीं ना कहीं टकराव का कारण भी हो सकते हैं एंड सहयोग का भी कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में बोलूं तो आइडियाज को कभी भी डिफेंड करने की जरूरत नहीं होती, बट कहीं ना कहीं उनके जो फॉलोअर्स हैं वो चाहते हैं कि जो उनका वाला आइडिया है वो सही हो। यानी कि हर एक आइडियोलॉजी विचारधारा के पीछे कहीं ना कहीं आपके क्या छुपे होते हैं, आपके छुपे होते हैं इंटरेस्ट,
आप सभी के इंटरेस्ट यानी कि हित, यानी कि हर एक विचारधारा कैसे आती है, किसी ना किसी पर्टिकुलर ग्रुप या फिर लोगों या फिर संगठन का जो उनको लगता है हित है, उस तरीके से वो विचारधारा को लेके आते हैं, ये आपने देखा होगा। एंड उसी तरीके से जैसे अलग अलग कंट्री अलग है तो उनकी आइडियोलॉजी भी डिफरेंट होगी। अगर लिबरलिज्म हर कोई फॉलो करता है उदारवाद, तो हर एक कंट्री में आप देखोगे उदारवाद अलग तरीके से फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा उसमें कुछ ना कुछ अपने पर्सनल हित मिले होते हैं। नेक्स्ट, एक मैं आपको बुक का नाम बताती हूँ, अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, ये बुक है जॉर्ज एच सेबाइन की एंड थॉमसन आर थॉर्सन की। अभी इस बुक का आपको पता है कि मेरा नया तरीका है कि मैं कोई भी बुक लेके आती हूँ तो उसका कवर जरूर लगाती हूँ, सो दैट आपको ना 2-3 चीजों की क्लैरिटी मिलती है कि फर्स्ट, एक तो बुक का पूरा नाम क्या है, दूसरा कि क्या बुक, हमेशा तो ऐसा बहुत बार होता है कि बुक फेमस एक पर्सन के नाम से होती है लेकिन ऑथर 2 या 3 होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन मैं इसलिए लेके क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यूजीसी ना थोड़ा बुक्स में ना अंदर घुस रहा है, यानी कि क्या है कि प्रीफेस हो गया, अब साथ के दोनों ऑथर हो गया, चैप्टर्स का क्रोनोलॉजी हो गई, इन सब में घुस रहा है, तो देन डेफिनेटली आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना बन जाए, इसलिए। ये जो बुक है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इसका जो प्रीफेस था, प्रीफेस से आपको एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन याद आया होगा, रिचर्ड ऑफ द अर्थ यूजीसी ने पूछा था। इसमें जॉर्ज ऑलन सेबाइन ने जो पहला एडिशन है उसमें बोला था कि क्या लिखा था, उसमें उन्होंने थ्योरीज के बारे में कुछ चीज लिखी थी, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इन्होंने बोला था द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज रिटन इन द लाइट ऑफ हाइपोथेसिस। ये जो हिस्ट्री है, मैंने राजनीतिक विज्ञान का जो इतिहास लिखा है वो किससे में लिखा है, वो बेसिकली आपका परिकल्पना के बेसिस पे लिखा है। ठीक है, दैट थ्योरीज ऑफ पॉलिटिक्स आर देमसेल्फ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। और वो परिकल्पना क्या है कि जो भी पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति की जितनी भी थ्योरीज या सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं राजनीति का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, कि एक नई थ्योरी आ गई, कंसेप्ट आ गया, कहीं ना कहीं ये भी तो राजनीति का ही हिस्सा है। रिफ्लेक्शन अपॉन द एंड्स ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। ठीक है, अप टू द, ठीक है, अभी दिखाता क्या है, राजनीतिक कार्यवाही के सिरों पर, अपॉन द मीन्स ऑफ अचीविंग दैट, उन्हें प्राप्त करने के साधनों पर किस चीजों में फोकस डालता है कि यार क्या आपका उद्देश्य है, राजनीति के जो भी आप क्रिया कर रहे हो उसका उद्देश्य क्या है, किस तरीके से उस उद्देश्य को आप प्राप्त कर रहे हो। अपॉन द पॉसिबिलिटी, कि क्या संभावनाएं हैं, एंड नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन, कि अभी जो राजनीतिक परिस्थिति है उनकी संभावनाएं क्या क्या है और ये है क्यों। कोल्ड वॉर था तो क्यों था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था तो क्यों था, कॉलोनियलिज्म था तो क्यों था, डीकॉलोनाइजेशन हुआ तो क्यों हुआ। अपॉन द ऑब्लिगेशन, उसके बाद हम कुछ दायित्व निभाते हैं तो क्यों निभा रहे हैं। दैट पॉलिटिकल पर्पस इम्पोज इज एन इंट्रिंसिक एलिमेंट ऑफ द होल पॉलिटिकल प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें क्यों कर रहे हैं हम, ये पूरा हम उद्देश्य क्यों निभा रहे हैं, हमारा राजनीतिक उद्देश्य क्या है, ये सब क्या है, ये सारी चीजें राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही आती है। और जब ये सारी चीजें होती हैं, इन्होंने बोला कि पॉलिटिकल थ्योरी जब भी आती है तो उसमें ये सारी चीजें जो चेंजेस होते हैं तो कहीं ना कहीं वो लेके चलते हैं आपको एक नया सेट ऑफ आइडियाज की तरफ, नए कंसेप्ट आते हैं, नई अवधारणाएं आते हैं, नए आपके क्या बोलते हैं आइडियाज आते हैं, और उनको कंबाइन करके जो नई नई सिचुएशन होती है पॉलिटिकल, फिर हम देखते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, उसमें पाने का तरीका क्या है, हमारे इंटरेस्ट क्या है, सिचुएशन क्या है, और ऐसे ऐसे करके आपकी नई नई आइडियोलॉजी विचारधारा आती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म, अगर मैं आइडियोलॉजी विचारधारा की बात करूं, देखो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है, बेसिकली डिस्क्राइब अगर मैं इसको करती हूँ साइंस ऑफ आइडियाज की तरह में, बेसिकली ये क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि आइडियाज सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। जब कोई आइडिया को मैं मान रही हूं तो मेरा मतलब है कि वो सही है, मुझे टेस्ट नहीं चाहिए। बट देन समाज में जब मैं उसका प्रैक्टिकल उसका इम्प्लीमेंटेशन देखती हूँ कि किस तरीके से वो लागू हो रहे हैं, किस तरीके से काउंटर आइडियाज आ रहे हैं, जैसे कि हम पढ़ते थे ना क्या बोलते हैं डायलेक्टिक द्वंद्वात्मकता, तो इसमें क्या बोलते हो कि थीसिस, आइडियाज, एंटीथीसिस, उसके अगेंस्ट में आइडियाज, दोनों मिला के क्या बनाते हैं, दोनों मिला के ही हमें सच्चाई बताते हैं। दोस्त की अच्छी और बुरी चीजें मिला दो तब पता चलता है कि इंसान कैसा है। देन सिंथेसिस, और ये बार बार एक साइकिल रूप में चलता रहता है। इट वॉज डेस्टूड डे ट्रेसी, जिन्होंने आपके फ्रेंच स्कॉलर थे, जिन्होंने वर्ल्ड आइडियोलॉजी को गढ़ा था। ठीक है, इसका अपनी जो 1801 से 1815 की जो उनकी राइटिंग्स थी एनलाइटनमेंट के बारे में, उसमें आपका ज्ञानोदय के बारे में उसमें इसका जिक्र किया था।
उन्होंने कैसे डिफाइन किया था? उन्होंने डिफाइन किया था इट एज अ स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग आइडियाज, अ साइंस ऑफ आइडियाज। यानी कि वो पहले पर्सन थे जिन्होंने ये दोनों चीज बोली थी। उन्होंने इसे विचार के निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम के रूप में साइंस, ठीक है, और परिभाषा किया था विचारों का विज्ञान, यानी कि दोनों चीजें इन्होंने मेंशन की थी। देन अगर मैं बात करूं, ट्रेसी का मानना था कि जो आइडियाज हैं वो एक ऐसे ही हवा में नहीं पैदा हो जाते, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई वजह होता है, कोई ना कोई रीजन होता है, ठीक है। अब रीजन क्यों होता है? जैसे कि अब हमें कैसे पता चलता है कि यार ये रिमोट है, मुझे कैसे पता चला? मैंने इसे छुआ या मैंने इसे देखा, ठीक है। अगर इसमें से आवाज आती तो मैं इसे सुनती, या अगर इसमें से स्मेल आती तो मैं सुनती, ठीक है, इस तरीके से। या फिर अगर खाने की चीज होती तो टेस्ट करो। जैसे हम लोग हैं, हम एक्सपीरियंस से बताते हैं कि यार हमारे आसपास क्या चल रहा है, उसी तरीके से नॉलेज का ओनली सोर्स क्या है? यही सब सोर्स है। सो बेसिकली आइडियाज पे कहीं ना कहीं इन सारे चीजों के माध्यम से अपना जो जगह है, अपना अस्तित्व ढूंढ ही लेते हैं। सुपर नेचुरल और स्पिरिचुअल फिनोमिना का कोई रोल नहीं है कि भाई अंधविश्वास हो गया या फिर आध्यात्मिक घटनाएं, ये सबसे आइडियाज कभी नहीं आते। आइडियाज हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई जड़ होती है, कोई ना कोई रीजन, तर्क होता है। ये बोलते हैं, यानी कि ये डिफाइन करते हैं, मोर इंक्लाइंड है, झुकाव इनका थोड़ा ज्यादा है साइंस ऑफ आइडियाज की तरफ। साइंस इन्होंने बोला है जो विज्ञान है वो फाउंडर होता है, फाउंडेशन होता है, ठीक है। किसी भी, अगर मैं बात करूं, आधारशिला होती है आइडियाज यानी कि आपके विचारों की। तो लोग यूज करते हैं साइंस को क्या करने के लिए? इंप्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए सामाजिक, सोशल और पॉलिटिकल, राजनीतिक कंडीशंस। अब हम फटाफट से देखते हैं कि जो आइडियोलॉजी है उसकी डायमेंशंस क्या है। तो अगर मैं आइडियोलॉजी की बात करूं तो बेसिकली अगर आप हो, ठीक है, हम बैठे हुए हैं अभी आराम से, अभी हम रिसर्च, शोध करना आप सभी का कहीं ना कहीं एम होगा। अगर आप पढ़ाओगे भी तो फिर आपके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पीएचडी करेंगे। सो आप कैरेक्टराइज बाय क्लोज्ड माइंड। तो सबसे पहले क्या होता है ना, आपका ना माइंड एकदम क्लोज होता है। जब आप नए नए रिसर्च में जाते हो, नई नई किसी भी चीज की प्रैक्टिस में जाते हो, तैयारी में जाते हो, तो पहले आपको कोई आइडिया नहीं होता, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होता। फिर धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आती है। अच्छा, सिलेबस ये है, पढ़ना ऐसा है, पेपर का लेवल ऐसा आता है, इतने एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, यहाँ से पढ़ना है, रोज का शेड्यूल ऐसा होना चाहिए। फिर कहीं ना कहीं आपको एक मैटर ऑफ फेथ होता है कि अच्छा ठीक है यार, हम इस पेपर को निकाल लेंगे, ठीक है ना। यही होता है ना। तो आइडियोलॉजी जैसे आपका जर्नी रही है वैसी आइडियोलॉजी की भी जर्नी रही है। तो मैं आइडियोलॉजी को आपकी जर्नी से कंपेयर करके बताऊंगी। फिर क्या होता है, जो सेट ऑफ आइडियाज होते हैं, यानी कि सोसाइटी में और गवर्नमेंट के हिसाब से जो बेस्ट प्रूवन टेक्निक्स होती है वो क्या बनती है? वो आपका सेट ऑफ आइडियाज बनती है कि अच्छा ये सही है। जैसे कि आप लोग, अगर कोई बच्चा जो टॉपर रहे हैं उनकी अगर आंसर शीट्स आ गई, उनके मार्क्स आ गए, उन्होंने कोई 5 चीजें फॉलो करी और आपने देखा कि पिछले 10 सालों में जितने भी टॉपर्स रहे हैं उन्होंने गिनती की ये 5-6 चीजें सब में कॉमन है, तो कहीं ना कहीं आपका ये आधारशिला नहीं बन गया कि यार ये 5-6 जो चीजें हैं ये बेसिकली एक वो पुड़िया है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकती है। यानी कि ये बन गया आपके सेट ऑफ आइडियाज। अब आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि चलो यार ये तो सेट ऑफ आइडियाज है, लेकिन हर एक का कुछ एक इंडिविजुअलिटी होता है, आपका अपना व्यक्तिगत पर्सपेक्टिव होता है, परिप्रेक्ष्य होता है कि यार आप किस तरीके से तैयारी करना चाहते हो। आपने ये 5-6 चीजें लिख ली और फिर आपने सोचा कि यार अब मेरा उद्देश्य क्या है, इंटरेस्टेड सर्च इन द बेटर सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि सेट ऑफ आइडियाज बन गए फाइनल, नहीं। फिर धीरे धीरे बेटर सोसाइटी की तरफ आपका मतलब कहीं ना कहीं जांच शुरू हो जाती है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, उसको पूरा करने के लिए क्या क्या चीजें लगेंगी, एंड देन फिर क्या होता है, इस चीज को, इस आइडियोलॉजी को आप एप्लीकेशन में कैसे लाते हो? डिमांड सबऑर्डिनेशन टू अथॉरिटी, कि आपने अब डिसाइड कर लिया कि ये फाइनल आपका आइडियोलॉजी है, एंड सब क्या करते हो कि अब इसको सबऑर्डिनेट चुपचाप मान लो, ठीक है ना। कहीं ना कहीं इस तरीके से इसका पूरा साइकिल रहा है आइडियोलॉजी का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये तो हो गया कि सेट ऑफ आइडियाज कैसे बनते हैं, यानी कि आइडियोलॉजी एज आर्ट की बात कर रही थी मैं। अब बात करते हैं आइडियोलॉजी एज साइंस। अब साइंस में आप सभी को पता है साइंस ऑफ आइडिया का मतलब क्या है कि किस तरीके से आइडियाज बनते हैं। हमारे आसपास कुछ भी चीज हो रही होती है तो हम क्या देखते हैं, क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं हर एक चीज की, यानी कि क्या है, उसका विश्लेषण करते हैं बिल्कुल आलोचनात्मक रूप से कि यार ये क्यों हो रहा है। कैरेक्टराइज्ड बाय ओपन माइंड, इसमें हम लोगों का कोई भी स्टैंड नहीं होता कि ये वाली आइडियोलॉजी सही है या ये वाली आइडियोलॉजी सही है। हमने कोई भी आइडियोलॉजी चूज नहीं कर रखी, हम एक खुले दिमाग से कर रहे हैं कि यार ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है।
फिर हम ये इस चीज को इस पर्सपेक्टिव से पीछे हमारे बैक ऑफ द माइंड ये है कि किस चीज कैसे इसको बेटर हम सोसाइटी के लिए यूज कर सकते हैं। फिर उसको जो भी हमारा आइडियाज निकल के आता है, जो भी हमें प्रूफ सही होता है, उसको हम पॉलिटिकल थ्योरी में लेके जाते हैं इंस्ट्रूमेंट की तरह। एंड देन हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल को चांस देते हैं कि यार ये जो इसकी जो भी वैधता है उसको तुम क्वेश्चन कर सकते हो। अगर सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं एंड वो कहीं टस से मस नहीं हुई, यानी कि सब जगह वो ट्रू फॉल मतलब आपका प्रूफ हुई, देन आप क्या करते हो, देन आप प्रूफ कर देते हो कि अच्छा ये विचारधारा ही सही है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे प्रमाण है इसके सही होने का, ठीक है ना। देन आती है आपकी एक और बुक, डेनियल बेल, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। अब देखो, अगर मैं इस बुक का कवर नहीं डालती तो कितना बेकार होता आपके लिए, क्योंकि डेनियल बेल ऑन द एग्जॉशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इन द 50s, ठीक है। सो अगर मैंने सिर्फ इतना नाम ही पढ़ रखा है इस बुक का, तो मुझे इतना पता चल जाएगा कि ये 50s के जो आइडियाज है उस पर निर्धारित है। अगर यूजीसी ने कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से कौन सा ऑथर ऐसा है जो 50s के आइडियाज की बात करता है पॉलिटिकल थ्योरी से कंटेक्स्ट में, तो आपको उसने डायरेक्टली, यूजीसी ने ये नहीं बोला कि मैं पूछ रही हूँ द एंड ऑफ आइडियोलॉजी के बारे में, उसने बोला इनडायरेक्टली आपसे पूछा ये दो ऊपर येलो वाली लाइन के बेसिस पे। तो आपको समझ में आ जाएगा ये डेनियल बेल है। कैसे समझ में आएगा? क्योंकि आपने इसका कवर देखा था, अच्छे से पढ़ा था उसको। अब डेनियल बेल अपनी एंड ऑफ आइडियोलॉजी 1960 के वर्क में बहुत अच्छे से बोलते हैं कि जो आपका पोस्ट आपका जो क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, यानी कि उत्तर औद्योगिक जो आपके समाज आए थे, आर प्रोन टू सिमिलर डेवलपमेंट। यानी कि अगर मैं हर जगह मेरा औद्योगिकरण हो रखा होता पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह, तो हर जगह ना कुछ सिमिलर टाइप के डेवलपमेंट्स हुई। हालांकि मान सकते हैं कि उनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, ठीक है, उनमें अगर मैं वैचारिक में बोलूं अंतर था, लेकिन उनकी जो डेवलपमेंट थी कहीं ना कहीं वो सिमिलर थी। तो ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर उनकी डेवलपमेंट, उनका विकास सेम तरीके से हुआ है और उनकी विचारधारा डिफरेंट थी, तो विचारधारा का तो कोई रोल, कोई महत्व ही नहीं है किसी भी डेवलपमेंट में। ये क्वेश्चन करते हैं। दे हैव लेसर प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्री देन इन सर्विस, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, एट द एडवांस्ड स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि जब भी औद्योगिक विकास का एकदम बिल्कुल सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तर आ जाता है ना, सबसे एडवांस स्टेज आ जाती है, तो उस समय हम क्या करते देखते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो शिफ्ट होता है वो टेक्निकल यानी कि तकनीकी आपका तरफ चले जाता है, कि हर चीज आप सोचते हो कि हम किससे करें, हर चीज आप टेक्निक से करो, ठीक है ना। एंड कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि अगर हर कंट्री में ये हुआ है, और हर एक कंट्री समझ लो, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे मार्क्सिस्ट हो, चाहे लिबरल हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं कैपिटलिस्ट हो, अगर हर जगह ये हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि विचारधारा का तो कोई महत्व ही नहीं है आपका, ठीक है ना। एंड कहीं ना कहीं डोमिनेंस हो रहा है किसका? टेक्निकल इलीट्स का। ऑब्वियसली डेनियल बेल ने ये चीज को रिकॉग्नाइज किया है, मान्यता दी है कि जो इलीट्स है, इलीट यानी कि आपके अभिजात वर्ग, इन्होंने ये बोला है कि डेमोक्रेसी जैसे होता है ना कि सबका राज होता है, ऐसा नहीं होता। आपका कुछ एक चंद लोगों का राज होता है, कुलीन तंत्र होता है, जो कि क्या होता है कि पावरफुल पोजीशन में। तो इन्होंने बोला है कि टेक्निकल एलीट्स का कहीं ना कहीं आधिपत्य है, ठीक है, तकनीकी अभिजात वर्ग का। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने बात की है इस तरीके से टेक्निकी इसका आधिपत्य है, तो डेनियल बेल। तो इन्होंने बोला कि जो चेंज आपका डायरेक्शंस में आ रहा है, इसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का कोई महत्व नहीं है, इसलिए क्या बोला, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, की आइडियोलॉजी का आपका एंड हो गया है, कोई महत्व नहीं है इस पर्पस में, कि उसके बिना भी आप सिमिलर डेवलप कर सकते हो, क्योंकि आइडियोलॉजी आई इसलिए थी। नेक्स्ट आती है पॉलिटिकल मैन, द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि जो राजनीति है उसका सामाजिक आधार क्या है, पॉलिटिकल मैन। SM लिप्सेट, सेमर मार्टिन लिप्सेट की बुक है, ये बहुत ही अमेजिंग बुक है। इसमें इन्होंने बोला है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक नए टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, मैं थोड़ा बता देती हूँ। पहले क्या होता था ना, पहले सिर्फ बोलते थे कि आपको पॉलिटिकल मैन, अब बोलते हैं कि पॉलिटिकल मैन जो बुक है उसका पूरा नाम बताओ, और 3-4 ऑप्शन दे देते हैं। पॉलिटिक्स अमंग नेशन के साथ ये हो चुका है, हैंस मॉर्गेनथाउ की जो बुक है। सो बेसिकली इसलिए ये पूरा नाम याद करना आप लोगों के लिए थोड़ा जरूरी है। इस बुक में ऑब्जर्व किया गया है कि जो डेमोक्रेसी है आपका प्राइमरी मीन्स नहीं है, जिसके कोई ऐसा वो जरिया नहीं है जिसके थ्रू बहुत सारे भिन्न भिन्न जो ग्रुप है, ठीक है, आपके समूह है, वो अपने उद्देश्य को पूरा कर लेंगे और उनको मिल जाएगी एक आदर्श, एक अच्छा समाज।
ठीक है। इन्होंने बोला ऐसा डेमोक्रेसी ऐसा कोई भी टूल नहीं है। इन्होंने बोला कि सबसे पहले हर एक इंसान के दिमाग में आइडिया आया कि हमें क्या बनानी है, गुड सोसाइटी। और जब हर एक इंसान ने सोचा ना कि गुड सोसाइटी, एक अच्छा समाज बनाना है, तो उसके बैकग्राउंड में आपने इतने सारे कंसेप्ट और आइडियोलॉजीज लेके आ गए। यानी कि ये जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना कि हमें क्या करना है, कहाँ तक पहुंचना है, इसके बेसिस पे आपके नए आइडियाज, नए कंसेप्ट, नई आइडियोलॉजीज आती हैं। ऐसा एसएम लिपसेट ने अपनी इस बुक में बोला है। समझ में आया? समझ में आ रहा है अच्छे से? आई होप ये लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिकॉज मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक चीज को मतलब एकदम ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाना, बट इन डेप्थ थोड़ी एनालिसिस करके बताऊं और कम टाइम में ज्यादा कंसेप्ट करा दूं, क्योंकि मेरे को भी पता है आपके पास भी समय की थोड़ी कमी है। एंड कहीं ना कहीं मैं ये चाहती हूँ कि ये हर एक चीज ना बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए। तो आइडियोलॉजी आज हमने इसका कर लिया है। कल हम करेंगे लिबरलिज्म, उदारवाद। अब हम एक एक करके आइडियोलॉजी फोकस करेंगे। लिबरलिज्म, फिर आपको पता है कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, ये सब सारे अब हम एक एक दिन हम करने वाले हैं। डेली 8:30 बजे आपको आना है यहाँ पे, ठीक है। कोशिश करना सब लोग लाइव ही क्लास ले, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना एंड शेयर जरूर करना। ये सीरीज नो प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी, डरना मत, कंटिन्यू रहेगी ये। मुझे पता है आप लोगों का एकमात्र सहारा है, बट मैं बस ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे कि आप इसे प्लीज शेयर करना और अच्छे व्यूज देना, बिकॉज उससे ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मैं आपके लिए, आपको पता है कंटेंट की वैल्यू, आपको पता है इतना अच्छा कंटेंट है। सो मैं चाहती हूँ कि वो सब तक पहुंचे। बस मेरे इस ऑब्जेक्टिव में आप कहीं ना कहीं मेरा साथ दीजिए। अब नेक्स्ट क्या होगा आपको पता ही है, 8:30 आना है। कल लिबरलिज्म की क्लास है। शेयर भी कर देना। टेलीग्राम जो चैनल है @DiscoverStudy, उसको जरूर ज्वाइन करना, बिकॉज उससे जो एसोसिएटेड ग्रुप है वहां पे हम सारे अनाउंसमेंट या कुछ भी मुझे बात करनी होती है, आपको कुछ बोलना होता है, तो हम वहां पे कर लेते हैं। ऐप जरूर डाउनलोड करना डिस्कवर स्टडी की। ऑल यूनिट नोट्स जिसका भी हो पाता है जरूर लेना, क्योंकि देखो 1 साल के पीरियड में बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है एंड लेक्चर तो फ्री ही है, ठीक है। समझ रहे हो? तो ना पढ़ाई में हमेशा ना टारगेटेड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ओके, चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको सब चीज बहुत अच्छे से समझ में आई।